नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर साथियों आप यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो निश्चित है आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि तैयारी को बिल्कुल जी जान से जुट जाइए, क्योंकि दिसंबर 2023 में आपकी परीक्षा होने वाली है। इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसके लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे अभ्यर्थी को इसकी तैयारी का पता लग पाता है कि अभ्यर्थी की तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों, अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आता है और हमारे दिए जा रहे कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करते हैं, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न साथियों आपके सामने की आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो कौन सा है आ स्वर का उच्चारण स्थान। तो आ स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ। कैसा है? कंठ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो इनमें से एक वर्ण है जो दंत वर्ण नहीं है, बाकी के तीनों हैं वो दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो टा ये मूर्धन वर्ण के अंतर्गत आता है, ये दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि महात्म्य शब्द क्या है। तो ये कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो महात्म्य ये शब्द है एक भाववाचक। कैसा? ये भाववाचक है। ऑप्शन नंबर 3 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी विद्वान से, ये आपको बताना है। तो विद्वान से बनेगी विद्वाता। क्या? विद्वाता बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो क्या है इस वाक्य में ये आपको बताना है। तो इस वाक्य में यह है एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इनमें से कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुकाम है मुझे, तो आपको कुछ भाषा अलग रही होगी तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम कहते हैं क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है लेखक शब्द के अंत में। तो इसमें लगा है अक प्रत्यय। कौन सा? अक लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो किस में नहीं है कर्मधारय समास। तो राजपुरुष, इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो बाज का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दुल ये बाज का पर्यायवाची नहीं है, ये शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खल का समानार्थी नहीं है। तो खल का समानार्थी कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो खल का समानार्थी धरती नहीं है। कौन सा? धरती नहीं है। दुष्ट, धतूरा और खर ये तीनों खल के समानार्थी हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर निर्देश दिया गया 12-13 के लिए कि नीचे शब्द के भिन्न रूप दिए हैं, शुद्ध रूप का चयन करना है। तो 12 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध है, यानी जाति किस तरह से लिखी जाती है। तो जाति लिखी जाती है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। क्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने की, इसमें भी बताना है कि आपको शुद्ध रूप कौन सा है, यानी ऋतु किस तरह से लिखा जाता है। तो ऋतु लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। किसके? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों विकल्प पढ़िएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि वह मोटा इसलिए धीरे चलता है, मैं वहीं पहुंचा ही था जबकि आप वहां आ गए। तो कौन सा शुद्ध, इसमें सबसे शुद्ध वाक्य लग रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही नहीं होता, यहाँ पर होना चाहिए मैं वहाँ पहुँचा ही था। तो यहाँ से तो गलती हो गया, आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि रंग में भंग होना का अभिप्राय है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रंग में भंग होना, तो इसका अर्थ होता है उल्लास में विघ्न पड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइएगा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दो दुष्टों में समानता होना। क्या? दो दुष्टों में समानता होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ? तो थाली का बैगन होना इस मुहावरे का अर्थ है जिसका अपना कोई विचार ना हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो इनमें से बताइएगा कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी ये हिंदी की लिपि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है? तो सकर्मक। कौन? सकर्मक ये सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में अलंकार है। तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है कि भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर भा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया। तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया है विश्वनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो कौन से समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में। किसमें? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है। तो ये कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो कैसा है? तो किधर ये एक स्थान वाचक क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने साथियों की परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो बताइए इनमें से कौन सा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो अत्यंत ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल बिरद संभारी किस छंद का एक चरण है। तो कौन से छंद का एक चरण है दीनदयाल बिरद संभारी? तो ये है चौपाई छंद का चरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों मैं एक प्रश्न में रोला की मात्रा 26 बता दिया हूँ, तो सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि गलत निकल गया होगा, लेकिन रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बरवा छंद में दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? तो बरवाई छंद में दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि निम्न शब्द में कौन ऋण शब्द है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऋण शब्द है? तो नाक, नाक एक ऋण शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि कालीन शब्द किस भाषा का है? तो कौन सी भाषा का है कालीन शब्द? तो ये है तुर्की भाषा का शब्द कालीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगम का विलोम शब्द है, तो बताइए अगम का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो कौन सी है रामचरितमानस की भाषा? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। कैसी है? अवधी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बलराम का पर्यायवाची? बताइएगा बलराम का पर्यायवाची। तो बलराम का पर्यायवाची इनमें से हो जाएगा बलभद्र। क्या? बलभद्र हो जाएगा बलराम का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा अलंकार है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे? तो इस पंक्ति में अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने साथियों कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो दस्त नहीं, हीरक। हीरक एक तद्भव शब्द है। दस्त, हस्ती, हींग ये तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 39 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस वीडियो का कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो क्या से भक्ति के स्वरूप थे कबीर जी, ये आपको बताना है। तो कबीर थे निर्गुण भक्ति के। किसके? निर्गुण स्वरूप है कबीर जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया और हमारे दिए जा रहा ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 देना चाहता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।